हेलो स्टूडेंट्स, मैं मीनू सिन्हा चरण, एसोसिएट प्रोफेसर जैन कॉलेज धुर्वा, इतिहास विभाग से। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 हिस्ट्री के छात्रों के लिए पेपर CC 204 से विषय लेकर आई हूँ। आज का विषय पेपर इकोलॉजी और एनवायरनमेंट हिस्ट्री पर होगा। यह पेपर यूजी के जेनरिक इलेक्टिव छात्रों के लिए भी रिकमेंडेड है, उनके सिलेबस में है। अतः मैं चाहूँगी कि आज का जो विषय है उसको वे भी अपने उपयोग में ला सकते हैं। आज का विषय हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता में पर्यावरणीय चेतना, इन्वायरमेंटल कॉन्शसनेस इन इंडस सिविलाइजेशन। मैं अपने विषय को शुरू करने से पहले 2-3 बुक्स के नाम बता देना चाहती हूँ। भारत में पारिस्थितिक एवं पर्यावरण का इतिहास। दूसरी पुस्तक है इंडियाज इन्वायरमेंटल हिस्ट्री फ्रॉम एंशियंट टाइम टू द कॉलोनियल पीरियड। इसके एडिटर हैं महेश रंगाराजन एंड के शिवराम कृष्णन। तीसरी पुस्तक है एन इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू द 21st सेंचुरी। राइटर हैं माइकल एच फिशर। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं सिंधु घाटी सभ्यता में पर्यावरणीय चेतना पर आज चर्चा करने जा रही हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता का उदय विशिष्ट पर्यावरणीय परिस्थितियों में हुआ था, जहाँ नदी, जंगल, पेड़, मैदानी इलाके बहुत थे। नदियों में बाढ़ आने वाले मैदानी क्षेत्रों में कृषि का विकास संभव हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक स्थायी आवास स्थलों की खुदाई की गई, जिसमें प्राचीन कृषि और स्थानीय आवासों के प्रमाण मिलते हैं। वास्तव में इस प्रकार के आवासीय प्रमाण एक पूर्ण विकसित नगरीय सभ्यता के पूर्वगामी अग्रदूत हैं। सिंधु नदी के बाढ़ वाले मैदान इसकी कृषि की प्रक्रियाओं के प्रमुख आधार क्षेत्र थे। सिंधु प्रदेशों में कृषि के प्रोत्साहन का मुख्य कारण नदी घाटियों की मौसमी बाढ़ और उसके परिणाम स्वरूप एकत्रित हुई उपजाऊ मिट्टियां, साथ ही यहाँ एक विशिष्ट प्रकार की आवासीय व्यवस्था को बढ़ावा मिला। इसमें कृषि और भ्रमणशील दोनों ही प्रक्रियाओं का मिश्रण स्वरूप देखने को मिलता है। इससे संबंधित कुछ मुख्य स्थल किलीगुल, मोहम्मद राना, धुंडाड़ी और मेहरगढ़ है। इन क्षेत्रों की खुदाई में व्यापक मात्रा में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। विशेषकर मेहरगढ़ की खुदाई में बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। खुदाई से मिले साक्ष्यों से स्पष्ट पता चलता है कि मेहरगढ़ क्षेत्र एक प्राचीन भोजन उत्पादक गांव था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु सभ्यता जिस भौगोलिक क्षेत्र में विकसित हुई वह अर्ध शुष्क क्षेत्र था, लेकिन आज इस क्षेत्र में पुरास्थलों के उत्खननों से जो पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं वे कृषि के व्यापक पैमाने पर पोषण की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता। इस संदर्भ में कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि सिंधु प्रदेश उत्तर
अति नूतन काल में सूक्ष्मतापूर्ण प्रभाव में था। इन क्षेत्रों में मिले प्राग ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल अब मानव आवासों से लगभग विहीन है। यह विचारधारा अर्ध शुष्कीय परिकल्पना की पुष्टि करता है, जबकि कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार इस क्षेत्र में शुष्क पर्यावरण मानवीय क्रियाओं के कारण हुए शोषण का परिणाम है। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में प्राकृतिक संपदा से रिक्त स्थान भी मिलता है। यह विचार उस विचार से बिल्कुल विपरीत है जो मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण जलवायु अस्थिरता थी। सिंधु प्रदेश में आज पूर्व की अपेक्षा बहुत कम वर्षा होती थी, इसलिए यह प्रदेश अब उतना उपजाऊशील नहीं रहा। लेकिन प्राचीन काल में यहाँ गांव और शहरों दोनों ही संपन्न थे। प्राचीन सिंधु प्रदेश में वनस्पति संपदा अधिक थी, इसके कारण यहाँ वर्षा होती थी। इसका मुख्य कारण था। फिर भी इस प्रदेश को उर्वरता का एक विशेष कारण यह भी था कि सिंधु नदी में हर साल आने वाली बाढ़ थी। सिंधु नदी मिस्र की नील नदी की अपेक्षा कहीं अधिक जल में मिट्टी समेट कर लाती थी और यहाँ छोड़ देती थी। जिस प्रकार नील ने मिस्र का निर्माण किया और वहां के लोगों का भरण पोषण किया, उसी प्रकार सिंधु प्रदेश का निर्माण किया। लोगों के यहाँ भरण पोषण का यहाँ पूरा वातावरण तैयार हुआ। सिंधु सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार की फसलें उपजाते थे। चूंकि अधिकांश सिंधुकालीन नगर सुनियोजित सिंचाई की सुविधा से युक्त उपजाऊ नदी तटों पर स्थित थे, अतः कृषि समकालीन लोगों के जीवन का मुख्य आधार रही होगी। जलवायु, भूमि की उत्पादकता और सिंचाई की सुविधाओं के अनुरूप हड़प्पा कालीन बस्तियों में अनेक फसलें उगाई जाती थीं। सिंधु सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। ये दोनों फसलें वस्तुतः समस्त हड़प्पा कालीन स्थलों में समान रूप से पाई जाती थीं। अन्य खाद्य पदार्थों में खजूर, मटर, तिल, सरसों आदि के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा अनेक प्रकार के मोटे अनाजों की खोज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जैसा कि नीचे के स्तरों से छोटी ज्वार, रागी, सौराष्ट्र से बालाकोट में बाजरा आदि मिलते हैं। कुछ पर्वतीय काल में ज्वार और सोरगम के प्रमाण भी मिलते हैं, जिन्हें संभवतः अफ्रीका से लाकर यहाँ प्रचलित किया गया होगा। सिंधु क्षेत्र में रबी फसल शीतकाल में और खरीफ फसलें ग्रीष्म काल में पैदा की जाती थीं। वैसे यह उल्लेखनीय है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों और हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से चावल की खेती का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। वैसे लोथल और रंगपुर से धान की भूसी मुद्रा छापों के पीछे लगी हुई पाई गई है। सिंधु सभ्यता के लोग कपास की खेती से भी परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग संभवतः लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। इस तरह के साक्ष्य कालीबंगा तथा पुरा स्थलों से भी मिलते हैं। फसल काटने के लिए सिंधु प्रदेश में पत्थर की हंसियों का उपयोग किया जाता था।
सिंधु प्रदेश के लोग प्रचुर मात्रा में अन्न उपजाते थे, जो न केवल उनकी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, बल्कि खेती के काम से मतलब नहीं रखने वाले नगरों, शिल्पियों, व्यापारियों तथा सामान्य नागरिकों की भी जरूरतें पूरी करता था। पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर कृषि अपने मूल स्थान पश्चिमी एशिया से शीघ्र ही भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गई थी। इसमें एक क्षेत्र सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ ऐसी विशिष्ट पर्यावरणीय परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिससे सिंधु एवं अन्य नदियों के बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्रों में कृषि विकसित होता गया। पुरातत्वविदों द्वारा सिंधु सभ्यता के विभिन्न आवासीय पुरास्थलों की खुदाई में प्राचीन कृषि और स्थायी आवासों के प्रमाण तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ आरंभिक कृषि और पशुओं के पालन के संबंध में भी सिंधु घाटी क्षेत्र और बलूचिस्तान के क्षेत्रों में बड़ा प्रमाण मिलता है। बलूचिस्तान में कांची के मैदानों से ऐसे अनेक प्रमाण मिले हैं। ऐसी सुविधाएं देखने को मिलती हैं कि यहाँ पर प्रारंभिक कृषि अर्थव्यवस्था का उदय हुआ था। बलूचिस्तान में बंजर श्रेणियों के मध्य छोटी छोटी घाटियों में पहाड़ियों से आती हुई नदियों को लाई गई उपजाऊ मिट्टी से यहाँ भूमि तैयार करके वहाँ सिंचाई करना आसान जहाँ था, वहाँ पे वनस्पति का उत्पाद किया गया। मेहरगढ़ का क्षेत्र इस मामले में सबसे उच्च कोटि का माना जाता है। मृदभांड बस्ती की शुरुआत लगभग 6000 ईसा पूर्व के लगभग हुई थी। मेहरगढ़ के प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि कांची के मैदानी मवेशी और भेड़ पालक गेहूं और जौ की खेती के स्वतंत्र अधिक केंद्र थे। मेहरगढ़ से कपास की खेती के साक्ष्य तो मिलते हैं। सिंधु के निवासी गेहूं, जौ, कपास की खेती का ज्ञान मेहरगढ़ के प्रारंभिक पूर्वजों से प्राप्त किया था। इसी प्रकार सिंधु घाटी में गर्मी में बाढ़ आती थी, जो गेहूं और जौ के फसलों के बोने से पहले आती थी। सिंधु के बाढ़ वाले मैदान यहाँ के विशाल आवासीय उपनिवेशों के निर्वाह के लिए कृषि विशेषकर रब्बी फसल में सहायक थी। वास्तव में विश्व के सभी क्षेत्रों में वर्षा की जो स्थिति थी वह यहाँ कम दिखाई देती है। इस प्रकार यहाँ कई तरह के विरोधाभास देखने को मिलते हैं। इतनी महान शक्तिशाली सिंधु नदी के मैदानों में कृषि के व्यापक विकास के संभावना का अभाव देखा जा सकता है। कुछ हद तक इतिहासकार इरफान हबीब ने अपना मत देते हुए कहा है कि उसकी महत्ता पर विचार किया जाए और इस बात पर जोर दिया जाता है कि हल ने किसानों की मेहनत को कम कर दिया। पहले यही काम मानवीय श्रम फावड़े की सहायता से करते थे। हल के विकास के साथ मानवों को एक अत्यधिक विशाल भूमि क्षेत्र को जोतने की शक्ति प्रदान हुई। हम यह कह सकते हैं कि सिंधु व्यवस्था में लोगों को पर्यावरण का ज्ञान हो चुका था। वे उपजाऊ भूमि का उपयोग करना जानते थे। उन्होंने कृषि के नए नए तरीकों का विकास किया। जलवायु, भूमि की उत्पादकता, सिंचाई की सुविधा हड़प्पा बस्तियों के साक्ष्यों से देखने को मिलती है। गेहूं के प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जौ भी प्राप्त हुए हैं, जो छोटे आकार का
6 रेखाओं वाला था। गेहूं और जौ दोनों ही कालीबंगा में पाए गए हैं। ये दोनों फसलें वस्तुतः समस्त हड़प्पा कालीन स्थलों में समान रूप से पाए जाते हैं। अन्य खाद्य पदार्थों में खजूर, मटर, फलदार अनाज के प्रमाण मिलते हैं। सरसों और तिल भी तेल निकालने के लिए संभवतः उपयोग में लाया जाता होगा। पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न था। मेसोपोटामिया और मिस्र के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि जौ की खेती सिंधु सभ्यता से पहले वहां विकसित हो चुकी थी। साथ ही जौ की जो किस्में प्राप्त हुई हैं वो अब भी तुर्किस्तान, ईरान और उत्तर अफगानिस्तान में मिलती है। इतना ही नहीं, कुछ विद्वानों का यह मानना है कि हड़प्पा में तरबूज के बीज भी मिले हैं। सेलखड़ी में बनी नींबू की पत्ती से स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग नींबू से भी परिचित थे। एक विचित्र बर्तन की आकृति अनार और दूसरे चित्रित बर्तन की आकृति में नारियल की तरह का बना हुआ है, जो सिंधु सभ्यता के लोगों को इन दोनों फलों से परिचित होने का सूचक है। लोथल और रंगपुर में धान की उपज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी तो मिलती ही है, साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों का जो विकास हुआ वह भी पर्यावरण की उनकी चेतना को दर्शाता है, क्योंकि एक तरफ जहाँ नालों का विकास हुआ, नगरों की व्यवस्था की गई, गंदे पानियों की निकासी पर ध्यान दिया गया, पानी को किस तरह से संग्रहित करना है उसके प्रमाण हमें मिलते हैं। यह कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता अपने समय से बहुत आगे रही होगी, क्योंकि उनमें पर्यावरण से संबंधित काफी जागरूकता दिखाई देती है। तात्कालीन जलवायु की दृष्टि से सिंधु सभ्यता यह सच है कि कृषि पर आधारित नगरीय सभ्यता थी और यहाँ लोगों का जनजीवन कृषि पर आधारित था। लेकिन यहाँ पर यह कहना गलत होगा कि सिर्फ जलवायु की अस्थिरता से यहाँ के सभ्यता का नाश हुआ। कुछ विद्वानों ने यह भी कहा है कि बलूचिस्तान में शोषण को इसका मुख्य कारण माना है। विद्वानों ने राजस्थान के खारी झील, सांभर, लुंड, करनसर से एकत्रित आंकड़ों का अध्ययन किया है और उनका मानना है कि यह 2000 ईसा पूर्व लगभग जो जलवायु परिवर्तन हुआ उसके कारण इन झीलों का पानी का खारापन बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी शुष्कता का प्रभाव सिंधु क्षेत्रों पर पड़ा। विद्वान रामास्वामी ने जलवायु के विषय का कुछ अधिक प्रत्यक्ष प्रमाण और विश्लेषण हमें दिया है। उनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता का समृद्धि का काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व का है। यहाँ जलवायु परिस्थितियां आज की अपेक्षा अधिक नमी वाली थीं और धरातल में संचित इतना जल होता था कि प्राचीन काल की खोजों को आज आसानी हुई है। पश्चिम राजस्थान के सिरे पर शुष्क क्षेत्र के प्रमाण मिलते हैं। एक महत्वपूर्ण शोध संस्थान बीकानेर में स्थित पलाना नामक स्थल पर भूगर्भीय जल प्रभाव स्तर का अध्ययन कार्बन 14 के आधार पर किया गया है। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि वहां धरातलीय जल लगभग 5000 साल पुराना है। उपर्युक्त अध्ययनों से यह निष्कर्षों के बावजूद हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ इतना बड़ा कोई प्रमाण नहीं मिलता है जिससे हम यह
कह सकें कि सिंधु सभ्यता काल में इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन नहीं हुआ होगा। हालांकि इरफान हबीब का मानना है कि जलवायु परिवर्तन की विचारधारा मोहनजोदड़ो और कालीबंगा के जल निकास व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। यह जल निकास व्यवस्था वर्तमान वर्षा जल भार से अधिक का भार सहन नहीं कर सकती थी। वर्तमान में भूविज्ञान युग में यदि नम अवस्था एक शुष्क अवस्था का स्थान लेती है, तो यह परिवर्तन सिंधु सभ्यता के बहुत पहले हो चुका था। इतिहासकार पाशेल खाड़ी झील की अवधारणा से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि राजस्थान का भूविज्ञान बहुत जटिल है। जिन 3 झीलों का अन्वेषण किया गया है, वे आज भी अत्यधिक खारा है, परंतु उसी क्षेत्र में मीठे पानी के झील भी हैं, जैसे पुष्कर झील और गैंगर झील। यह प्रमाणित करता है कि राजस्थान की एक ही जलवायु व्यवस्था में दोनों प्रकार के झील उपलब्ध थे। विश्लेषणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिंधु प्रदेश में अनेक प्रकार की जलवायु परिवर्तन नहीं हुआ होगा, लेकिन सिंधु सभ्यता के आरंभ में के क्षेत्र अर्ध शुष्क क्षेत्र थे। अतः यहाँ पर्याप्त वर्षा के कारण कृषि की सिंचाई के अन्य संपूरकों की सहायता के बिना कुछ भी संभव नहीं था। सिंधु सभ्यता अपने बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्र और जलवायु परिस्थितियों की विशेषताओं तथा नदियों में आने वाले मौसमी बाढ़ के कारण विशिष्ट स्वभाव के समझे जाते हैं। विश्लेषणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में आरंभ से नदियों वाले क्षेत्रों में स्थायी आवास और कृषि व्यवस्था जैसे लक्षण मौजूद थे। इस प्रकार जो प्रस्थान बिंदु सिंधु सभ्यता को प्राप्त हो गया था, उससे आगे के विकास के परिणाम सामने आए, वे आश्चर्यचकित कर देते हैं। जैसा कि सिंधु सभ्यता के विकास और विस्तार की समृद्धि की पुष्टि होती है, और वह यह सूचित करते हैं कि सिंधु सभ्यता अपने समय से पूर्व अपने पर्यावरणीय चेतना के कारण विशेष रूप से अपने सभ्यता को विकसित करने में समर्थ रहा। धन्यवाद।